सर्कुलेशन थ्योरम देखो क्या है, एक बार आपने, अगर आपको याद हो, हमने सर्कुलेशन वाला डिस्कस किया था। सर्कुलेशन हमने किसको कहा था, कुछ याद है? अगर याद हो, सर्कुलेशन टाउ से रिप्रेजेंट किया था, अलोंग एक क्लॉज कर्व भी लिया था हमने, क्यू डॉट डी आर, जो आपका जीरो आया था इन केस ऑफ इरोटेशनल मोशन। लेकिन आज हम इरोटेशनल मोशन की बात नहीं कर रहे। एनी मोशन है, रोटेशनल भी हो सकता है, इरोटेशनल भी हो सकता है। जनरली इसके लिए हम एक रिजल्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम दिया गया केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम। तो स्टेटमेंट क्या है इस इक्वेशन की आपकी, चेंज आयलर इक्वेशन में ही होना है। जैसे आपने बर्नौली इक्वेशन आयलर से बनाई थी, वैसे केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम है, वो भी कुछ कंडीशंस लगा रहा है सिर्फ, ठीक है। आयलर इक्वेशन मोशन से का ही यूज करके हम इसको ड्राइव करेंगे। तो स्टेटमेंट है क्या, मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड कोई भी, सर्कुलेशन अगर आप बात करो अलोंग ए क्लोज सर्किट, तो हमेशा क्या रहेगी, वो टाउ की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चाहे कोई भी आपके पास रोटेशनल हो चाहे इरोटेशनल हो मोशन, आपकी जो सर्कुलेशन है अराउंड एनी क्लोज सरफेस हमेशा ही क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। आपको ये शो करना है। उस केस में तो आपकी पर्टिकुलर जीरो निकली थी, हम जीरो की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगी, आइदर वो रोटेशनल हो चाहे वो इरोटेशनल, कैसा भी मोशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन, इस थ्योरम स्टेटमेंट क्या है कि जो सर्कुलेशन रहती है अलोंग ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज कांस्टेंट। कंडीशंस कुछ गिवन है, किन किन कंडीशन के अंदर कांस्टेंट रहेगी। पहली कंडीशन ये है आपकी कि बॉडी फोर्स कैसे होनी चाहिए, कंजर्वेटिव होनी चाहिए। कल भी बताया था कंजर्वेटिव बॉडी फोर्स क्या था आपका, हाँ, फोर्स पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, F इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ओम लिख सकते हो। एक तो यही वाली कंडीशन गिवन है आपको। सेकंड कंडीशन वही सेम, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी ओनली। जो प्रेशर और सिर्फ फंक्शन किसका है, डेंसिटी का, ये कंडीशन भी गिवन। तो दोनों कंडीशन आपकी ऑलरेडी गिवन है। उस केस में आपको प्रूव करना है कि जो सर्कुलेशन है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा अलोंग एनी क्लोज सर्किट, ठीक है। तो सर्कुलेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम किसी का भी डेरिवेटिव जीरो दिखा दें तो फंक्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना। अगर रेट ऑफ चेंज उसमें जीरो है, इट मीन फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, इस टाउ का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसको अगर हम जीरो दिखा देंगे तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, टाउ का डेरिवेटिव करते हैं, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं। आपके पास क्या है, क्या टाउ इज इक्वल टू क्यू डॉट डी आर इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज कर्व सी। मैंने यहाँ पे भी डी बाई डी टी ले लिया और इसका भी डी बाई डी टी कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या किया है, डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ टाउ तो एज इट इज रहने दो, डी टाउ बाई डी टी। इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो इंटीग्रेशन से हम डेरिवेटिव अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स में कॉन्टिन्यूस फ्लो रहता है, तो हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है, ठीक है। अब अगर आप दो वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके, कैसे लेते हो डेरिवेटिव आप, एक बार फर्स्ट फंक्शन का करोगे डॉट प्रोडक्ट में और सेकंड को एज इट इज रखोगे प्लस। अब क्या करोगे, फर्स्ट को एज इट इज रख दोगे क्यू को और सिर्फ इसका डेरिवेटिव करोगे, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ डी आर, ठीक है। ये हमने कर दिया, दोनों पे एक एक बार डेरिवेटिव लगा दिया। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ चुका है, डी क्यू ओवर डी आर इंटू डी आर प्लस डी आर बाई डी टी क्या होता है, कोई बताएगा? डी क्यू, डी क्यू, यस, गुड। देखो कैसे बताएंगे, डी बाई डी टी ऑफ डी आर, हम इस वाले डी को मैं बाहर भी ले लूं अगर, फिर डी आर बाई डी टी अंदर लेते, डी बाई डी टी हम अंदर ले गए, तो डी आर बाई डी टी तो होते हैं क्यू, वेलोसिटी। हमने पढ़ा था वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन रेडियस वेक्टर या वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो चेंज इन लेंथ बाय में चेंज इन टाइम, ये भी हमने पढ़ा था, डी आर बाई डी टी। तो ये निकल गया डी क्यू, तो मैं इसको लिख सकती हूँ डी क्यू। ये हमारे पास अभी तक आ गया है, लेकिन अभी बात नहीं बनी है, क्यों नहीं बनी है,
अभी हमने ना तो कंडीशन यूज की है, लेके भी जीरो आना है, जीरो तो अभी तक आया नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो हम एक बहुत अच्छी बात कर सकते हैं यहाँ पे, किससे, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी भी इक्वेशन मोशन के लिए हम आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, वो हर जगह होल्ड करती है। चाहे इक्वेशन ऑफ क्वांटिटेटिव आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में, चाहे आपकी आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो पूरे फ्लूइड डायनेमिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने वाले हैं। सॉरी यहाँ पे डी बाई डी टी था, आर लिख दिया मैं गलती से, डी बाई डी टी है। तो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है, किसकी, डी क्यू बाई डी टी की। अगर आपको याद हो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफ माइनस वन बाय रो डेल पी, या फिर जिसको हम ये भी लिख सकते हैं क्योंकि बॉडी फोर्स कंजर्वेटिव है, तो माइनस डेल्टा ओम, ठीक है, माइनस वन बाय रो डेल पी, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम डेल्टा बाहर लाके इंटीग्रेट डीपी बाय रो भी लिख सकते हैं, क्योंकि बैरोट्रोपिक फ्लो भी दे रखे हैं, प्रेशर इज फंक्शन ऑफ डेंसिटी ओनली भी दे रखा है। अब इसका यूज यहाँ पे अगर मैं करूंगी, पुट करूंगी, मुझे साथ में डी आर भी चाहिए, डी आर भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ डी आर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी, ताकि मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ इस वाली को, ठीक है ना, इस इक्वेशन को। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया, डी क्यू बाई डी टी इंटू डी आर विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी डी आर से, तो माइनस डी आर इंटू डेल्टा माइनस वन बाय रो डी आर इंटू डेल्टा पी, आर और डेल्टा कंबाइन होके क्या बन जाएगा आपका, डी बन जाएगा। तो डी ओम, और यहाँ पे भी डी आर और डेल्टा पी डी पी बन जाएगा। बस इसको यहाँ पे पुट कर दूं, प्लस क्यू इंटू डेल्टा क्यू रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डी क्यू करते हैं, देखते हैं क्या बन जाएगा, इसके अंदर पुट करते हैं। इस साइड तो क्या था, डी टाउ वाला था आपका, डी बाई डी टी ओ टाउ, लेफ्ट हैंड साइड तो यही चल रहा है। राइट हैंड साइड आपकी बन गई, अलोंग ए क्लोज कर्व सी, क्या आ गया इधर आपका, माइनस डी ओम माइनस डी पी बाय रो प्लस क्यू इंटू डी क्यू, यही आ गया, ठीक है। पुट कर दिया हमने, पहली दो टर्म तो ये वाली और ये थी पीछे। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान से देखना, माइनस डी ओम और Q इंटू डी क्यू है, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, इस टर्म को क्या लिख रही हूँ, डी ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ पे, अगर हम इसको सॉल्व करके देखेंगे क्या होगा, देखो डी ऑफ वन बाई टू क्यू स्क्वायर सॉल्व करोगे तो पहले तो इसका डेरिवेटिव आएगा विच इज वन बाई टू, तो बाहर टू क्यू बन गया, फिर क्यू का डेरिवेटिव डी क्यू हो जाएगा, इससे कैंसिल होकर वापस यही बन गया क्यू इंटू डी क्यू। तो ये वाली टर्म लिखूं चाहे मैं क्यू इंटू डी क्यू लिखूं, दोनों ही क्या आपस में सेम है, तो हम ये भी लिख सकते हैं डी ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर, ये है माइनस डी पी बाय रो, और ये क्या है माइनस डी ऑफ इंटीग्रेशन ओवर सी। अब ये भी टोटल डी का फंक्शन, ये भी टोटल डी का फंक्शन, इनको हम कंबाइन कर सकते हैं, डी ऑफ माइनस ओम प्लस हाफ क्यू स्क्वायर बन गया, ये पूरा डी का फंक्शन बन गया। इस पे इंटीग्रेशन अलग से ले जाओ और जो बच गया उस पे इंटीग्रेशन अलग से, डी पी बाय रो। तो ये आपके पास आ चुका है अभी तक। अब एक बात बताओ, अगर आपका इंटीग्रेशन से मैं डिफरेंशिएशन कैंसिल करूंगी, ये वाला डिफरेंशिएशन और कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो वन है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू किसी के भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर वन हो तो आपका जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स आ जाता है, जैसे अगर एक्स के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करूं मैं यहाँ पे, अलोंग ये क्लोज कर रहे हैं, तो क्लोज कर में तो अपर और लोअर दोनों ही क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। तो इस वाले केस में तो वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो, इतने पार्ट की। तो ये क्लियर हुआ है सबको, आपका ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डी से ये भी कैंसिल ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे वही सेम ही बात आएगी जो हमने बात कल की थी। तो अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट पार्ट भी जीरो और सेकंड पार्ट हमने इसलिए जीरो बना दिया क्योंकि जो यहाँ पे पी है वो सिर्फ और सिर्फ रो का फंक्शन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्सो वैनिश, ये भी ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ओवर जीरो आ गया, जो हमें चाहिए था वही आ गया, डी टाउ बाई डी टी क्या हो गया आपका यहाँ पे, जीरो, विच इम्प्लाइज टाउ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम क्लोज सर्किट के लॉन्ग सर्कुलेशन लेंगे, कैसा भी मोशन हो, रोटेशनल हो चाहे इरोटेशनल हो, आपका आंसर कांस्टेंट ही आएगा। वो तो एक पर्टिकुलर केस हो गया, अगर मैं इरोटेशनल लूं तो मुझे ऊपर ही एक्साई को 0 पुट करना पड़ेगा, कर्ल क्यू को। कर्ल क्यू डॉट एन में हमने चेंज किया था सरफेस इंटीग्रल में, अगर याद हो जो वहां पे प्रूफ किया था हमने फर्स्ट सेक्शन में, तो उसमें हमें टाउ को 0 आ ही गए थे हमारा। क्यों 0 आया था? एक्साई 0 होने की वजह से, कर्ल क्यू 0 होने की वजह से। तो वो इसका पर्टिकुलर केस है तो वो भी कांस्टेंट है, 0 इज आल्सो कांस्टेंट। तो रोटेशनल मोशन है तो कुछ कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, 2 3 5 9 10 कुछ भी। और अगर इरोटेशनल मोशन है तो कांस्टेंट हो ही क्या जाता है, पूरा 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन इन एनी केस, जनरल केस बना दिया हमने कि सर्कुलेशन अलोंग ए क्लोज सर्किट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमने आज प्रूव कर दिया। क्लियर हुआ है? यस मैम। चलिए, तो अब इसी पे कुछ क्रोलरी करते हैं। ध्यान से देखने, देखो क्रोलरी पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, अभी भी आ सकता है। एक क्वेश्चन इसमें बहुत फेमस है क्रोलरी में, कि क्वेश्चन आता है व्हाई स्मोक रिंग्स मेंटेन देयर फॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपने देखो कभी भी कोई धुआं देखा होगा आपने, जैसे बाहर किसी को अपने सिगरेट लेते हुए भी देखा हो, तो जब वो उसका जो धुआं निकलता है वो एक स्मोक रिंग रिंग की फॉर्म में उड़ता हुआ जाता है, रिंग सी बनती है गोल गोल, है ना। और ऐसे कहीं पे कोई और धुआं हो, जैसे पोल्यूशन किसी एक्टिवा से या किसी व्हीकल से आपने कभी धुआं निकलते हुए देखा हो, कई बार खराब हो जाते तो उधर से धुआं निकलने लग जाता है। तो जो वो वाला भी पोल्यूशन है आपका, वो भी क्या होता है, सर्कल 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 वे में जाता है, रिंग्स फॉर्म होती है। तो ऐसा क्यों होता है, वो ये थ्योरम अभी बताएगी क्रोलरी में। पता चला कौन से केस की हम बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट क्रोलरी क्या कहती है, आप मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि अगर हमने क्लोज सर्किट जो हमारा सी था, अगर उस सर्किट सी को हमने क्या कह दिया, ऐसा हमने एक ओपन सरफेस ले लिया जिसका रिम सी है, जिसकी बाउंड्री सी है, तो ये एस सरफेस मान लिया जिसकी बाउंड्री क्या है, सी है। तो आप मुझे ये प्रूव करके दिखाइए कर्ल क्यू डॉट एन डी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन्होंने ये प्रूव करने के लिए बताया, ये प्रूव करके दिखाओ क्रोलरी फर्स्ट में। तो कोई मुझे बता सकता है ये चीज कैसे प्रूव होगी? मेरे अकॉर्डिंग तो शायद आधे लोगों ने सॉल्व भी कर लिया होगा ये, कि ये हम कैसे प्रूव करके लाएं कर्ल क्यू डॉट एन डी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अंडर सेम कंडीशन, जो कंडीशन ऊपर थी सेम कंडीशन ले रहे हैं, कैसे प्रूव होगा बताएगा कोई? अभी हमने ऊपर क्या शो किया, चलो ये बता दो, अभी हमने थ्योरम में क्या प्रूव किया? टाउ को कांस्टेंट है, टाउ क्या था आपका, टाउ का फॉर्मूला क्या था? क्लोज कर क्यू डॉट डी, यही फॉर्मूला था, कर्व के ऊपर था। तो हमें इस फॉर्मूले से यहां तक पहुंचना है, कैसे पहुंचा जाए, क्या लगता है, क्या किस तरीके से प्रूव होगा? स्टोक थ्योरम अप्लाई करोगे, देखो यही बनने वाला है सेम टू सेम। तो बाय स्टोक थ्योरम हमारा प्रूव हो चुका है, जो हमें प्रूव करना था। हो जाएगी फर्स्ट क्रोलरी, बहुत ही इजी थी। ये क्रोलरी आपको शो क्या कर रही है, अगर हम ध्यान से देखें, मैं इसको नीचे दोबारा लिखती हूँ एक बार इसी क्रोलरी को, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल गई है वो देखते हैं। एक्साई डॉट डी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपने बोला है। इट मीन्स जब भी आप प्रोडक्ट करते हैं किस किस की, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया बोल दिया हमने, और इनटू में क्या कर रहे हैं, ये एक्साई है क्या एक्चुअल में, एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी, एक्साई कर्ल क्यू, ठीक है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब भी आप प्रोडक्ट करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एंगुलर वेलोसिटी की, वो हमेशा क्या रहेंगी आपकी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये आपका ये शो कर रहा है एक्साई इंटू डी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये तो थी फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम वही करने वाले कि वाई स्मोक जो है रिंग्स मेंटेन देयर फॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों रिंग्स बनती हैं स्मोक वाली, ठीक है, बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहती हैं।
तो उसमें एक्चुअली में हमें प्रूव क्या करना है, किस वजह से हो रहा है, तो वो मैं लिख रही हूँ। अंडर द कंडीशन ऑफ थ्योरम, जो कंडीशन थी थ्योरम की, उसी कंडीशन के अंदर हमारा जो वोर्टेक्स लाइन है मूव विद द फ्लूइड, यही तो हमें शो करना है। देखो हमने कहा कि जो स्मोक रिंग्स हैं वो फॉर्म होते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो आपने फ्लूइड लिया, यहाँ पे फ्लूइड आपने क्या लिया, स्मोक, ठीक है ना, और रिंग हो गई आपकी वोर्टेक्स लाइन। एक्चुअल में अगर आप देखो रिंग क्या है, एक रोटेशनल मोशन ही तो है, रोटेशनल मोशन मतलब वोर्टेक्स लाइंस, वोर्टेक्स के अलोंग कुछ लाइन है, एक्साई के अलोंग। तो वही तो बात हो गई कि स्मोक रिंग शो करो फॉर्म होती है, या फिर अब ये शो कर दो कि वोर्टेक्स लाइन जो है वो फ्लूइड के साथ मूव करती है, आप ये शो कर दो। दोनों बात का मतलब सेम ही तो है जो हम प्रूव कर रहे हैं। रिपीट करूं या समझ आया? मैम रिपीट कर दो। यस, हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि वाई स्मोक रिंग्स मेंटेन देयर फॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर मैं अगर ये कहूं वोर्टेक्स लाइन मूव विद द फ्लूइड, दोनों का मतलब सेम ही है। कैसे? यहाँ पे जो आपका फ्लूइड कंसीडर होगा, कौन सा फ्लूइड हुआ, स्मोक, ठीक है, एयर, एक तरीके स्मोक हो गया, जो आपका धुआं निकल रहा है वो यहाँ पे फ्लूइड हो गया कंसीडर। और वोर्टेक्स लाइन मतलब, वोर्टेक्स लाइन का मतलब है क्या, कि जो टेंजेंट है वो एक्साई के अलोंग रहे। एक्साई मतलब रोटेशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो रोटेट हो रही है वो वाली मोशन। तो जो रिंग है, रिंग भी तो क्या होती है, रोटेशन ही तो होती है जो रिवॉल्व हो रही है, मतलब वोर्टेक्स लाइन को ही हम बोल सकते हैं रिंग। सेम ही मेन हो गया इसका मतलब, तो वर्टेक्स लाइन और रिंग एक तरीके से सेम ही है। तो अगर मैं ये शो करना चाहती हूँ स्मोक रिंग फॉर्म हो रही है, या फिर मैं ये कह दूं कि वर्टेक्स लाइन फ्लूइड के साथ मूव हो रही है, तो बात तो एक ही है ना। यस मैम, आ गया मैम समझ। हाँ, तो बस हम यही करने वाले हैं। जो इसका रीजन है वो ये प्रूव करने के पीछे रीजन है, मुझे ये प्रूव करना है कि वर्टेक्स लाइन जो है वो मेरी फ्लूइड के साथ मूव कर रही है। फ्लूइड के साथ मूव करने का मतलब क्या है, वो कैसे प्रूव होगा, अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। अभी सिर्फ माइंड में ये रखो कि हमें ये प्रूव करना है, वोर्टेक्स लाइन मूव विद द फ्लूइड। देखो सेकंड केस है ये आपका, क्रोलरी नंबर सेकंड है। यस, तो हमने सी कोई भी कर्व ले ली जिसका सरफेस एस ले लिया, जैसे पीछे लिया था, ये सी कर्व हो गई। ठीक है, यहाँ से अभी हमने शो क्या कर चुके हैं हम, कि ओवर द सरफेस एस एन डॉट कर्ल क्यू इंटू डी एस इज इक्वल टू जीरो, यही हमने शो कांस्टेंट, सॉरी जीरो नहीं कांस्टेंट शो किया हमने, अभी अभी हमने यही शो किया है। ठीक है, अब अगर ये कांस्टेंट है तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं, डी बाई डी टी ऑफ एन डॉट कर्ल क्यू इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी डेरिवेटिव लोगे, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं हर इंटीग्रेशन के लिए इसको जीरो कैरी फॉर ऑल टाइम, रेट के वजह से डेरिवेटिव ही तो कहा है हमने। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो इसका डेरिवेटिव है वो जीरो है, एक तरीके से मैं इंटीग्रेशन को बाहर ले लूँ और डी बाई डी टी को अगर अंदर ले जाऊं तो एक्साई डॉट एन डी एस इज इक्वल टू जीरो, यही तो मतलब बन रहा है इसका। ठीक है ना, मतलब जो भी सरफेस लिया हर एक के अलोंग ये डेरिवेटिव कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब हर बार डेरिवेटिव जीरो आएगा तो यहां से हम ये भी इम्प्लाई कर सकते हैं कि एन डॉट कर्ल क्यू ही जीरो है। ठीक है ना, हमने ये यहाँ से इम्प्लाई कर दिया कि एन डॉट कर्ल क्यू ही क्या है, जीरो। क्यों हमने ये इम्प्लाई करा अभी बताते हैं। वैसे तो अगर ये कांस्टेंट भी होता तो भी तो डेरिवेटिव जीरो ही आता, किसने मना किया, लेकिन हमने इसको यहाँ पे जीरो ही क्यों लिया है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखो अगर आपको याद हो, मैं एक छोटा सा रिजल्ट बता रही हूँ यहाँ पे, इस रिजल्ट को थोड़ा सा देखना। ऑन द सरफेस सर्कुलेशन इज जीरो, कि जब हम बाउंड्री पे बात करते हैं, सरफेस के ऊपर बात करते हैं, तो हमारा सर्कुलेशन क्या रहता है, जीरो रहता है। कि अगर हम ये कह रहे हैं कि वोर्टेक्स लाइन जो है वो एस के ऊपर लाई कर रही है, हम यही तो शो करना चाह रहे हैं कि वोर्टेक्स लाइन मूव विद द फ्लूइड, फ्लूइड के साथ साथ मूव करेगी, लेकिन वो वोर्टेक्स लाइन तो दिखाओ है क्या, तो हम ये कह रहे हैं वोर्टेक्स लाइन जो है ना वो एस के ऊपर है।
मतलब सरफेस के ऊपर ही हमारी सर्कुलेशन है, ठीक है ना, उसके ऊपर है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो बाउंड्री होगी, जो सरफेस की जो बाउंड्री होगी, वहां पे आपका क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन जीरो हो जाएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑन दी बाउंड्री लाई ऑन द एस, जो जो पार्ट होगा जो रिम बाय सी है, उसमें हमारी सर्कुलेशन कितनी है, जीरो है, ठीक है। जो वर्टेक्स लाइन है वो सरफेस के ऊपर है, उसके एम्ब्रेस नहीं कर रहे उसको, ठीक है। तो सरफेस पे तो हम सर्कुलेशन जीरो ही लेके चल रहे हैं अपनी। तो अभी आपने कहा है सर्कुलेशन तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यही आपने शो किया। अब अगर एक पॉइंट पे जीरो आ गया, कोई चीज बताओ कांस्टेंट है और वो एक पॉइंट पे जीरो आ गया, तो बाकी सब पॉइंट पे भी क्या होगी, जीरो मैम। जीरो ही होगी। कांस्टेंट तभी होगा ना हर जगह पे सेम ही वैल्यू है। तो यहाँ से हमने यही शो कर दिया कि एन डॉट कर्ल क्यू ही जीरो होनी चाहिए, तब बात बनेगी। और एन डॉट कर्ल क्यू जीरो लिखने का मीनिंग क्या है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करो, एन डॉट एक्साई इज इक्वल टू जीरो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एस जो है, जो सरफेस था, ये उसका नॉर्मल हो गया, जो भी सरफेस था उससे नॉर्मल निकल रहा था, और आपने कहा नॉर्मल एक्साई के परपेंडिकुलर है। डॉट प्रोडक्ट जीरो कब आती है, जब परपेंडिकुलर हो। अगर एक्साई नॉर्मल के परपेंडिकुलर है टेंजेंट, तो मतलब एक्साई किसके पैरेलल बना, टेंजेंट के। और टेंजेंट हमेशा सरफेस के साथ चलती है, सरफेस को टच करके जाती है। तो यही बात है कि एक्साई जो है वो सरफेस के साथ साथ ही है, जो सर्कुलेशन है वो सरफेस पे ही हो रही है। और यही हमें शो करना था, सर्कुलेशन मतलब वोर्टेक्स लाइन, दैट मीन्स वोर्टेक्स लाइन और जो ट्यूब है वो दोनों ही सेम मोशन रख रहे हैं विद द फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पे सेम मतलब क्या आ गया कि जो वोर्टेक्स फिलामेंट है वो सेम फ्लूइड पार्टिकल से ही बन रहा है, उसी के अलोंग है, सरफेस के अलोंग है। तो हमने ये शो कर दिया है कि वोर्टेक्स लाइन अलोंग सरफेस रहेंगी, मूव विद द फ्लूइड करेंगी, जो हमें शो करना था। तो किसने शो किया आपका, इस चीज में। जैसे ही ये आपका जीरो निकल के आया है, बात वहीं पे खत्म हो गई है कि एक्साई नॉर्मल के परपेंडिकुलर आ गया, इट मींस वो टेंजेंट के अलोंग हो गया है, टेंजेंट मतलब सरफेस के अलोंग हो गया। तो एक्साई सरफेस के साथ साथ मूव करेगा, एक्साई मूव्स विद द फ्लूइड, जो हम शो करना चाह रहे थे। ठीक है, क्लियर हुआ है। थोड़ा सा देखो टफ इसलिए क्योंकि लास्ट में लैंग्वेज ही लैंग्वेज है, तो उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, नोट्स में से भी एक दो बार पढ़ोगे सेट हो जाएगा। 2 मार्क्स में इसका क्वेश्चन आता है, और आता है एक बार छोड़ के एक बार आ रहा है, तो इसको अच्छे से कर लेना कि वाई स्मोक रिंग मेंटेन देयर फॉर्म फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये उसका आंसर था, ठीक है। सेकंड प्रोल, अभी तक तुम कोई भी मोशन ले रहे थे। थर्ड केस में ये कह रहा है कि सेम कंडीशन रखते हुए अगर आपका फ्लूइड जो फ्लो है वो इरोटेशनल हो जाए, इरोटेशनल फ्लो हो जाए किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, से एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, वो इरोटेशनल हो गया, सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर टाइम पे बोला। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक टाइम पे इसको इरोटेशनल बोल दिया ना, तो दिस इंप्लाइज फ्लो इज इरोटेशनल फॉर ऑल टाइम। आगे जितने भी टाइम है सभी के लिए वो क्या रहेगा, इरोटेशनल ही रहेगा। अगर वो एक बार इरोटेशनल बन गया तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट एक और फॉर्म से भी आती है कि इफ द मोशन ऑफ आइडल फ्लूइड इज वंस इरोटेशनल देन इट रिमेन्स इरोटेशनल फॉर एवर आफ्टरवर्ड प्रोवाइडेड द एक्सटर्नल फोर्स आर कंजर्वेटिव एंड लिक्विड इज बैरोट्रोपिक। मतलब दोनों कंडीशन में यदि कंजर्वेटिव और बैरोट्रोपिक की, और ये कहा कि अगर एक बार वो इरोटेशनल बन गया तो आगे आने वाले सभी टाइम के लिए इरोटेशनल ही रहेगा। देखो बहुत ही इजी सा प्रूफ है इसका, कोई मुश्किल प्रूफ नहीं है। आपने ये कहा है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो पे से, या एट टी इज इक्वल टू टी नॉट ले लो, चाहे एक एक सिंगल टाइम पे मैं कह रही हूँ जीरो बन गया अगर, ठीक है। तो आपने एट सम टाइम पे, एट सम इंस्टेंट पे क्या कहा है, इरोटेशनल। इरोटेशनल मतलब एक्साई क्या हो गया, जीरो हो गया, यही मतलब हुआ। तो यहाँ पे जब आप टाउ की वैल्यू निकालोगे इस टाइम पे, मैं इस टाइम पे निकाल रही हूँ टाउ की वैल्यू क्यू डॉट डी आर, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं ओवर द सरफेस एस कर्ल क्यू डॉट एम डी एस, क्योंकि एक्साई की वैल्यू जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो पे टाउ कितना आ गया आपका, जीरो आ गया, टी इज इक्वल टू टी नॉट पे से, ठीक है। अब इसी के अंदर अभी आपने पढ़ा केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम, उसने क्या कहा है कि टाउ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल टाइम टी। अब जब एक टाइम पे जीरो वैल्यू आई है, मैं इस कंडीशन को अगर यहाँ पे पुट करूंगी
एट टी इज इक्वल टू टी नॉट मैंने पुट किया, टाउ कितना था, 0 था, मतलब इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। तो कांस्टेंट को जब मैं वापस पुट करूंगी मतलब टाउ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टाइम टी। तो अगर एक पॉइंट पे 0 तो आगे आने वाले सभी पॉइंट पे क्या हो गया आपका, 0 हो गया। टाउ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टाइम टी। तो अगर आपका एक बार इरोटेशनल बना है, टाउ 0 आने का मतलब क्या है, अभी तो हमने ये कहा है कि ऑल टाइम टी पे टाउ 0 आ गया, इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 एन डॉट एक्साइड डी एस, ये 0 आया आपका फॉर ऑल टाइम टी। अब हर टाइम के लिए, हर एस के पॉइंट के लिए ये 0 आ गया हर सरफेस के लिए। अब सरफेस तो कोई स्मॉल भी हो सकता है ना, तो जरूरत तो नहीं कि ये सरफेस के कारण हर बार 0 और एक पर्टिकुलर सरफेस लेने के कारण, सरफेस तो आर्बिट्रेरी है, तो अंदर वाले पार्ट को ही क्या होना पड़ेगा आपका, 0 होना पड़ेगा, एन डॉट एक्साई ही 0 होना पड़ेगा। और जहां तक एन डॉट एक्साई 0 होने की बात है, यहाँ पे फॉर ऑल टाइम टी बोल रहे हैं हम, तो इसीलिए यहाँ पे एक्साई को ही क्या बनना पड़ेगा, 0 बनना पड़ेगा। ठीक है ना, एन को मैं डीएस के साथ भी कंबाइन करके सीधा कह सकती हूँ कि एक्साई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका फॉर ऑल टाइम टी के लिए मोशन क्या बन गया, इरोटेशनल बन गया। तो सिर्फ थ्योरम घुमानी थी आपने, तो सिंगल टाइम पे देखो उससे टाउ 0 लाओ, सिंगल टाइम पे अगर टाउ 0 तो टाउ कांस्टेंट होता, तो इट मींस टाउ हर जगह पे 0 हो गया, और टाउ हर जगह पे 0 होते ही वहां से एक्साई भी क्या आ जाएगा, हर जगह पे 0 आ जाएगा, मतलब हर जगह पे इरोटेशन बन गया आपका मोशन, अगर एक बार इरोटेशन बना था तो। क्लियर हुआ है?